स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम लोग यूजीसी नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए एक महत्वपूर्ण नाटक अंजू दीदी के बारे में जानेंगे। मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हमें उसकी रचनाकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अंजू दीदी नाटक के जो रचनाकार हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो उनके बारे में, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें करी, उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक लिखे, उन्होंने साहित्य में किस प्रकार का योगदान दिया, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 ईस्वी में और देहांत 1996 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम इंद्र नारायण था। उपेंद्र नाथ अश्क एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, लेखक और कहानीकार भी थे। इन्होंने आदर्शोन्मुख कल्पना प्रधान रचनाएं करी हैं। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका भूचाल का संपादन भी किया है और एक अन्य साप्ताहिक पत्रिका गुरु घंटाल के लिए एक कहानी लिख करके दी है। इनका एक कहानी संग्रह है औरत की फितरत, उसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी। इनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे कि उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म कब हुआ, या पूछ लिया जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क के बचपन का नाम क्या था, या पूछ लिया गया कि भूचाल पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि गुरु घंटाल पत्रिका के लिए कहानी किसने लिख करके दी, या फिर औरत की फितरत कहानी की भूमिका किसने लिखी, या औरत की फितरत कहानी संग्रह है किसका। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। आपको जब भी पढ़ना है तो जो आपको बिंदु मिल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल रहे हैं, आपको उनके साथ पढ़ते हुए प्रश्न बनाते चलना है अपने दिमाग में, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। इन्होंने 2 प्रमुख उर्दू कहानी संग्रह लिखे, नवरत्न कहानी संग्रह, औरत की फितरत कहानी संग्रह। इनका प्रथम हिंदी संग्रह है जुदाई की शाम का गीत। ठीक है, इनके जो नाटक हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे जय पराजय, पापी, वैश्या, लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, जोक, आपस का समझौता, पहेली, देवताओं की छाया में, विवाह के दिन, छठा बेटा, नया पुराना, चमत्कार, खिड़की, सूखी डाली, बहने, कामदा, मेमुना, चिलमन, चुंबक, तौलिया, पक्का गाना इत्यादि। जो महत्वपूर्ण है जैसे पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पैतरे, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी। ठीक है, अब इनको याद करने का ट्रिक है, जैसे झलक स्वर्ग की दिखलाकर फिर अंजू दीदी आई, है ना, यही पराजय जय लेकर फिर वैश्या लक्ष्मी कहलाई, अधिकार का रक्षक समझौता देवताओं से करता है। फिर से एक बार, झलक स्वर्ग की दिखलाकर फिर अंजू दीदी आई, यही पराजय जय लेकर वैश्या लक्ष्मी कहलाई, अधिकार का रक्षक आपस में समझौता देवताओं से करता है, विवाह के दिन में छठा बेटा खिड़की में सूखी डाली को भरता है, विवाह के दिन में छठा बेटा सूखी डाली को भरता है, कैद और उड़ान में पर्दा गिरता और उठता है, पैतरे अलग अलग अंजू दीदी को पहेली से स्वर्ग की झलक में डरता है। ऐसे आप लोग अपना निमोनिक्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक हैं। और आते हैं आगे। उनके काव्य ग्रंथ संग्रह, जैसे दीप जलेगा काव्य, चांदनी रात और अजगर, बरगद की बेटी, अंगूर की बेटी, है ना। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि चांदनी रात में अंगूर की बेटी बरगद के पेड़ के नीचे दीप जलाती है। ठीक है, कैसे? चांदनी रात में अंगूर की बेटी बरगद के पेड़ के नीचे दीप जलाती है। किसके साथ? उपेंद्र नाथ अश्क के साथ। तो आपको राइटर के नाम याद रहेंगे। आगे इनके प्रमुख संस्मरण कौन से हैं? मंटो मेरा दुश्मन बहुत पूछा जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, किस विधा की रचना है ये पूछा जाता है, इसके लेखक कौन है ये पूछा जाता है, ज़्यादा अपनी कम पराई, रेखाएं और चित्र, इनकी डायरी विधा की रचना है, अपनी जीवन कथा, चेहरे अनेक। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास सितारों के खेल, बड़ी बड़ी आंखें, गिरती दीवार, गरम राख, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, एक रात का नरक, बांधो न नाव इस ठाव, मुझे माफ़ कर दो, नीला, चंद्रा इत्यादि। अब इनके उपन्यासों को याद करने की ट्रिक है। एक रात का नरक सितारों के खेलों में आया, गर्म राख गिरती दीवारों ने सबको बतलाया, शहर में घूमता एक आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव, अश्क जी निमिषा का है गाँव। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको राइटर का नाम भी पता चल गया और आपको सारे जो इनके उपन्यास हैं वो भी याद हो गए हैं। ठीक है, फिर से, एक रात का नरक सितारों के खेलों में आया, गर्म राख गिरती दीवारों ने सबको बतलाया, शहर में घूमता एक आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो ना नाव इस ठाऊं, अश्क जी निमिषा का है गाँव। चलिए हम लोग आगे आते हैं अंजू दीदी नाटक पे, जिसकी हम लोग आज बात करेंगे। तो अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1955। इस नाटक में कुल अंकों की संख्या 2 है और प्रत्येक अंक में दृश्य कितने हैं? 3-3 है, यानी कुल दृश्यों की संख्या 6 है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि अंजू दीदी नाटक में कुल अंक कितने हैं?
2 अंक हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कितने दृश्य हैं तो 6 अंक हैं। या मान लीजिए पूछ लिया जाए कि प्रत्येक अंक में कितने कितने दृश्य हैं तो 3-3 हैं। और जब कुल पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है 6। आगे, इस नाटक में 5 पुरुष पात्र और 4 स्त्री पात्र हैं। एक समस्या प्रधान नाटक है। ये पूछा जाता है कि नाटक किस प्रकार का है, तो आपको बताना है कि ये समस्या प्रधान नाटक है। नाटक का प्रारंभ दिल्ली में अंजलि के बैठक और खाने के कमरे से होता है। पहला अंक गर्मियों में एक दिन यानी 1933 से शुरुआत होती है और दूसरा अंक जो है वो 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन का दिखाया जाता है। यानी कि जब अंजू दीदी की मृत्यु हो जाती है पहले अंक में, उसके बाद जब दूसरे अंक की शुरुआत होती है तो 20 वर्ष के बाद का दिखाया जाता है। ठीक है, जो दिन है वो 20 वर्ष के बाद का दिखाया जाता है। इस नाटक में उच्च वर्ग के लोगों का यांत्रिक जीवन दिखाया गया है। अहंकारवादिता व प्राचीन संस्कारों का दुष्प्रभाव दिखाया गया है। मानसिक रोग से ग्रस्त महिला का चित्रण किया गया है। अभिजात वर्गीय महिला का चित्रण किया गया है। अनुशासन प्रिय महिला का दिखाया गया है। देखिए, नाटक है, नाटक में नकारात्मक सकारात्मक पक्ष ये पाठक का निर्णय है कि वो उसको किस तरीके से देखता है। अगर कोई महिला चाहती है कि उसका घर परिवार अनुशासन से बना रहे तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा अनुशासन भी एक घुटन सी महसूस करवाने लगता है। तो जीवन में संतुलन बनाने के लिए अनुशासन के साथ साथ थोड़ा बहुत बचपना भी होना चाहिए ताकि जीवन का अनुभव आनंद इंसान व्यक्ति ले सके। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन से हैं? पहला अंक श्रीपत, इंद्र नारायण, राधु, नीरज, अंजलि, अनिमा, मुन्नी। आपको एक एक पात्रों को अच्छे से याद रखना है कि पहले अंक में कौन है और दूसरे अंक में कौन है, या पहले अंक में कौन है जो दूसरे अंक में नहीं है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट हो या कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर आपको फंसाने के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे मान लीजिए मिलान करने को कह दिया गया कि पहले अंक के पात्र को दूसरे अंक के पात्र के साथ मिलाइए, या ऐसा कौन सा पात्र है जो दूसरे अंक में अनुपस्थित था जिसकी मौजूदगी नहीं दिखाई गई है, या ऐसा कौन सा पात्र है जो दूसरे अंक में भी मौजूद था। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, दूसरे अंक के पात्र हैं नीलम, नज़ीर, ओमी, श्रीपत, चपरासी, मुन्नी, नीरज और इंद्र नारायण। बस आपको अंजलि जो है वो दूसरे अंक में देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब पहले अंक में 3 दृश्य हैं। पहले दृश्य में 1933 ईस्वी का समय दिखाया गया है। इंद्र नारायण वकील के कोठी में बैठक का कमरा है। ठीक है, यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि इंद्र नारायण का पेशा क्या है, वो एक वकील है। यह कोठी वकील को दहेज में मिली है। अब देखिए ये बिंदु याद करने वाला है, इसीलिए अंजू दीदी की कोठी कहना उचित है। ठीक है, खाने के कमरे में 5 कुर्सियाँ 5 मेज के नीचे हैं और छठी कुर्सी पर 25 वर्षीय अनिमा बैठी हुई है। यानी कि जहाँ से नाटक की शुरुआत हो रही है, किस प्रकार से नाटक में दिखाया गया है कि कौन कहाँ उपस्थित है, किस अवस्था में है, कैसे बैठा है, ये भी आपको याद रखना है यूजीसी नेट के हिसाब से, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट में बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये बिंदु याद रखने पड़ेंगे। ये जो अनिमा है ये अंजलि की सहेली है जो दिल्ली घूमने आई है। सुबह का वक्त है, 8 बजते ही नाश्ते के लिए अंजलि अपनी नौकरानी मुन्नी को बुलाती है। कहती है अंजलि 30 वर्ष के लगभग है। अंजलि की आयु क्या है? 30 वर्ष है। वह कहती है इन सबको नाश्ते के लिए ना कहो तो 8 क्या 10 बज जाएंगे। अनिमा मुन्नी और राधु की तारीफ अंजलि से करती है। अंजलि कहती है हमारे नाना जी कहा करते थे नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावों से लगता है। कथन है हमारे नाना जी कहा करते थे कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। यानी अंजलि ने अपने जीवन में जो भी अनुशासन सीखे हैं, जो भी संस्कार सीखे हैं, वो सब उसके नाना जी से उसको ग्रहण हुए हैं, और वो इस तरीके से ग्रहण हुए हैं कि वो उसको अभी भी नहीं भूल पा रही है या अभी भी उनमें बदलाव नहीं कर पा रही है। और वह अपने परिवारजनों से ये उम्मीद रखती है कि जैसे उसने अपना जीवन अनुशासन में बिताया है, वैसे ही उसके परिवारजन सदस्य लोग जो हैं वो भी बिताएं। आगे अंजलि कहती है सुघड़ापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। अब देखिए आपको मैंने ये प्रथम अंक में कौन कौन से कथन है ये भी बताया है मैंने सॉरी। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि अंजू दीदी नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य का कथन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अनिमा कहती है अपने घर को तो तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अंजलि कहती है घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है।
वकील इंद्र नारायण जो अंजलि के पति हैं, अंजलि से 8 से 10 वर्ष बड़े हैं, यानी कि जब अंजलि की आयु 30 वर्ष है तो इंद्र नारायण की आयु लगभग 40 वर्ष के करीब होगी। इनका प्रवेश होता है और अंजलि कहती है, नाना जी कहा करते थे सदाचार पुरुष का आभूषण है। अंजलि अनिमा से कहती है, मैंने इन सब को अच्छी आदतें सिखाई हैं। इंद्र नारायण कहते हैं, भगवान साक्षी है जो मैंने पिछले 6 वर्ष से चाट या आलू की टिक्की को एक बार भी मुंह लगाया हो। अब देखिए, यहाँ ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंजू दीदी नाटक में ऐसा कौन सा व्यंजन था जिसको नारायण जी ने यानी इंद्र नारायण जी ने 6 वर्ष से नहीं खाया था या नहीं चखा था। अब एक चीज़ हम लोग ये भी कह सकते हैं, देखिए उपेंद्र नाथ अश्क का बचपन का नाम इंद्र नारायण था और यहाँ पर जो नायक है नाटक का उसका नाम भी इंद्र नारायण है। तो एक ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो इंद्र नारायण है ये वास्तव में क्या पता उपेंद्र नाथ अश्क जी ही हों। आगे श्रीपत जो अंजलि का भाई है वो भी आ जाता है दिल्ली से और आते ही वकील साहब यानी अपने जीजा जी से मिलता है। अंजलि तुरंत नहाने को कहती है तो श्रीपत कहता है कि पसीना तक सूखा नहीं और तुमने नहाने का नादिर शाही हुक्म जारी कर दिया। तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। अब अगर ये कथन पूछा जाए कि तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए तो किसका है? श्रीपत का है। नाटक में अंजलि के 2 भाई का जिक्र किया गया है, एक श्रीपत और दूसरा नृपत। नृपत का बस नाम आया है और पूरी भूमिका जो है, पूरा जो अटेंशन लिया है वो श्रीपत ने ही लिया है। श्रीपत अपने जीजा की ओर मुखातिब होकर कहता है, शादी की कल्पना में जो आनंद है वह शादी में कहाँ। वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापा का। ठीक है। अगला श्रीपत एक नज्म गुनगुनाता है, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। अब आपसे ये सीधे सीधे एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ये गीत अंजू दीदी नाटक में किसने गाया, या ये गीत अंजू दीदी नाटक में किस अंक का है, या ये गीत अंजू दीदी नाटक में कौन गुनगुनाता है। ठीक है। श्रीपत अनिमा से कहता है कि शिष्टाचार शादी का यो कह लो कि बंधन का प्रतीक है। इधर आपकी शादी हुई, उधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। मेरे ख्याल में आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों की अधेड़ दिमागों की उपज है। अब देखिए, जो श्रीपत है वो अंजलि का ही भाई है, लेकिन दोनों के विचार बहुत अलग हैं, बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। एक तरफ अंजलि जो अनुशासन को अपने जीवन में धारण करने को कहती है, वहीं श्रीपत है वो कहता है कि आनंद के साथ मज़े के साथ जीवन को जीना चाहिए। आगे अंजलि का पुत्र नीरज, उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है। बैठक में आता है और मामा जी को नमस्ते करता है तो श्रीपत गुनगुनाते हैं, ओधो अखियाँ अति अनुरागी, एकटक मग जोवती अरुरोवती, भूले हूँ पलक न लागी। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा ये गीत किसका है, तो आपको याद रखना है। आगे श्रीपत और नीरज में बातें होती हैं। पूछने पर नीरज कहता है, मामा जी मैं पढ़ लिख कर डिप्टी कमिश्नर बनूंगा, लेकिन मम्मी ने कहा है कि मैं क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। तो फिर श्रीपत गुनगुनाता है, यह दस्तूरे जुबा बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। देखिए, कथन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, गीत भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आपको याद रखने हैं। पहले अंक का दूसरा दृश्य, अभी तक हमने जितनी बात करी है सब प्रथम दृश्य की है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा दृश्य, इसमें 12 बज चुके हैं और खाने की मेज पर पैर फैलाए श्रीपत लेटा हुआ है। ठीक है। और बगल में ही उसके सिगरेट आधी जली हुई पड़ी हुई है। यहाँ से हमें पता चलता है कि श्रीपत जो है वो सिगरेट भी पीता है। पहले अंक का तीसरा दृश्य, समय 3 बज रहे हैं, श्रीपत वहीं सोया है मेज पर पैर रख करके। अंजलि इंद्र नारायण से कहती है, आइए दिखाऊं श्रीपत की करतूत। दोनों आपस में बात करते हैं, श्रीपत, अंजलि, इंद्र नारायण तीनों बात करते हैं। फिर मुन्नी आती है, यानी जो नौकरानी है, जिसे देखकर श्रीपत उसे पसंद करता है। अंजलि से कहता है कि उसे मेरे घर भेज दो। फिर दूसरे अंक में श्रीपत का गीत आता है, संतोष तो हो जाता, आशा तो उमग उठती, देते तो वचन चाहे करते ना वचन पूरा। यानी वो अंजलि से ही कहता है कि एक बार वचन तो देती, भले उसको नहीं करती तो वो तुम्हारी मर्जी है। श्रीपत का दूसरा गीत है, यह आस का मारा दिल इस सोच में रहता है, होता कि नहीं होता अब उनका वचन पूरा। श्रीपत और नीरज के बीच क्रिकेट को लेकर बातचीत होती है। श्रीपत अंजलि से कहता है, जिस तरह सुंदर बच्चों को कुदीठी से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, इसी तरह मित्र शत्रुओं की बुरी नज़र से अपनी भलाई की रक्षा करना को मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। अब देखिए,
ये जो कथन है ना, जिस तरह सुंदर बच्चों को कुधीट से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अंजलि कहती है, अंजलि का कथन है, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो स्वयं चलते हैं, दूसरे वो जो इंजन की तरह चलते हैं, और तीसरे वो जो न खुद चलते हैं न दूसरों को चलने देते हैं। श्रीपद कहता है, मैं दिलकुशा होटल जा रहा हूँ, वहीं हमारे मित्र मिलेंगे और वहीं से मैं स्टेशन चला जाऊँगा जहाँ उसकी गाड़ी 7 बजे की है। अब देखिए होटल का नाम आया है तो आपसे ऐसे प्रश्न बन सकता है कि अंजू दीदी नाटक में किस होटल का जिक्र है, या श्रीपद की गाड़ी कितने बजे की है, या ऐसे आपसे प्रश्न बन जाएगा कि आपको एक तरफ समय दिया होगा और एक तरफ दिया होगा दृश्य। बताइए कौन से दृश्य में कितने बजे का, मतलब किस समय का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में 12 बजे का समय दिखाया गया है, तीसरे अंक में 3 बजे का समय दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सावधानी से पढ़नी है और बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर अचानक अंजलि की नज़र घड़ी पर पड़ी, वो बंद थी। जब चाबी देने लगे तभी कहती है कि घड़ी टूट गई राधू, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी। अब यहाँ पर ये जो कथन है ना कि घड़ी टूट गई राधू, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी, तो ये कथन तो देखिए पूछा जाएगा कि किसका है, तो अंजलि का है। लेकिन यहाँ पर एक जो लेखक का कहने का तरीका है वो एक व्यंग्यात्मक है। वह कहना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा अनुशासन की सीमा में बांधो तो वो उससे छूटने की कोशिश करता है और छूट के फिर वो विद्रोह करने की कोशिश करता है। इस चीज़ को आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लिएगा और अपने जीवन में धारण भी करिएगा कि आप अनुशासन का पालन करिए, अनुशासन में बंधिए, लेकिन इतनी ज़्यादा चाबी मत दे दीजिए कि आपकी जो घड़ी है वो टूट जाए। ठीक है, दूसरा अंक शुरू होता है और दूसरे अंक में पहला दृश्य 20 वर्ष बाद, यानी स्थान वही है। ओमी नीरज की पत्नी नौकरानी मुन्नी को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाती है। नीलम नीरज का पुत्र है। अब पहले अंक ख़त्म हो गया और पहले अंक से अंजलि यानी अंजू दीदी जो हैं उनकी जो पात्र की लीला है वो समाप्त हो गई है, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। और उनकी मृत्यु कैसे हुई है? उन्होंने जहर खा लिया था, अंजू दीदी ने। क्यों खाया था ये आपको नाटक के अंत में पता चलेगा, अभी बता देंगे तो जो सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद स्थान वही है। ओमी नीरज की पत्नी है। नौकरानी मुन्नी को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाती है। नीलम नीरज का पुत्र है। अब यहाँ पर जो ओमी है ना, वो अंजलि की भूमिका को बखूबी निभा रही है। जैसा कि अंजलि करती थी वैसा ही वो भी कर रही है। ओमी कहती है, क्या करूँ अन्नू मौसी। अन्नू कौन? वही अनिमा जो अंजलि की मित्र थी। शोर ना मचाऊँ तो नाश्ते में 12 बज जाए। जैसे कि अंजलि कह रही थी पहले अंक के प्रथम दृश्य में कि जब तक मैं ना कहूँ 8 बजे नाश्ते के लिए तो 12 बज जाते हैं। आगे अनिमा कहती है, अगर परलोक में भी आदमी इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज़ है तो तुम्हें अपने पदचिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। ये किसका कथन है? अनिमा का। अंजू को मेरे 5 बरस हो गए हैं, इसका पता भी नहीं चलता। ओमी बंद घड़ी को सही करती है और फिर कैलेंडर जिस पर मार्च 1948 लिखा है कहती है 5 बरस से टंगा है। यानी कि आपसे अगर अब देखिए प्रश्न बने कि अंजू को मरे हुए कितने बरस हो गए, तो 5 बरस। किस वर्ष में मरी थी? तो 1948 में मरी थी, यानी कि 1948 में मरी थी। तब से उनका जो कैलेंडर है वो बदला नहीं गया है। ठीक है, इतने अच्छे से आपको बता रहे हैं, एक एक बिंदु समझा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको कायदे से अच्छे से पढ़िएगा। आगे ओमी अनिमा को बताती है कि वकील इंद्र नारायण पहले जो वकील थे अब जज हो गए हैं और पहले से कम शराब पीते हैं। पहले कम पीते थे, मतलब अब ज़्यादा पीने लगे हैं जब से अंजलि की मृत्यु हुई है, क्योंकि अंजलि को नहीं पसंद था। यही तो मम्मी को बेवक्त मौत का कारण हुआ। जब मम्मी की मृत्यु हुई तो हमें तार मिला, हम बरेली में थे। कौन बरेली में था? ओमी। ठीक है, नीरज और नज़ीर बात करते हुए आते हैं। नीरज कहता है, मैं जब इलाहाबाद में TRO था तो रोज़ अर्जियाँ आती थी, यहाँ तो मेरी ससुराल भी है। फिर नीरज सिटी मजिस्ट्रेट हो गया है। कौन सिटी मजिस्ट्रेट हो गया? नीरज। अब आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि नीरज किस पद पर है, या नीरज पहले कहाँ पर, नीरज की जो पोस्टिंग थी वो कहाँ पर थी। आगे नीरज ओमी से कहता है, मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से बचाए रखूं। यह कैसे संभव है? तभी श्रीपद का आना होता है। श्रीपद कहते हैं नीरज से, बेटा मुंबई से आ रहा हूं और कलकत्ता जा रहा हूं, सोचा तुम लोगों से भी मिल लूँ। आगे श्रीपद गुनगुनाता है, बहिया में ज़िंदगी के बहे जा रहे हैं हम, मुड़ने की बात दूर है रुकने का बस नहीं।
आपको जितने भी श्रीपत ने गीत गाए हैं, जितने भी नाटक में गीत मिलेंगे, सब याद रखने हैं, किसने गाए हैं, किस अंक में है, किस अंक के किस दृश्य में है, आपको सब याद रखना है। अनिमा श्रीपत से इंद्र नारायण और अंजलि के बारे में कहती है, ना वे उतनी शराब पीते हैं, ना अंजू जहर खाती। अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी और एक नहीं 2 चिट्ठियाँ लिखी थी, एक मेरे नाम यानी अनिमा के नाम, ओमी के नाम, और एक किसके नाम, जो उनके जज हैं उनके नाम। यहाँ पर गलती से जीजा लिख गया है, जज हैं। श्रीपत गुनगुनाता है, यह दस्तूरे जुबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। अब ये जो गीत है ना, आपको ये देखिए पहले अंक में भी मिला है, दूसरे अंक में भी मिला है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा गीत है जो अंजू दीदी के दोनों मतलब नाटक के दोनों अंकों में हमें देखने को मिलता है। आगे श्रीपत नीरज के बेटे नीलम से बात करता है। नीलम कहता है, मम्मी कहती हैं कमिश्नर बनो, पापा कहते हैं क्रिकेट का कप्तान, लेकिन मैं कवि बनना चाहता हूँ। वहाँ पर वो क्या बनना चाहता था, नीरज, ये आपको याद रखना है। यहाँ नीलम क्या बनना चाहता है, ये भी याद रखना है। नीलम कविता सुनाता है, कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, हाथी को सूंड मिली, लंबी बुलबुल को सुंदर गान मिले। नीलम कहता है कि मैंने एक कविता लिखी है और वो कविता किस पत्रिका में होगी, मोहन पत्रिका में प्रकाशित होगी। देखिए मैंने आपको नाटक पूरे विस्तार से बताया है, तो आपको मूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितना बता रहे हैं आपको उतना याद कर लेना है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। नीलम ने कहा कि मोहन पत्रिका में मैंने एक कविता भेजी है जो छप गई होगी। श्रीपत गाता है, मथुरा में जाकर भूल गए कान्हा सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियाँ इस पंडित हैं अब भी कान्हा की बातों से। दूसरे अंक का दूसरा दृश्य, घड़ी में 12 बज रहे हैं और तीसरे दृश्य में घड़ी में 4 बजने को है। बैठक में ओमी स्वेटर बुनती है, श्रीपत के मेज पर पैर रखकर सोए हुए हैं। अनिमा आती है, श्रीपत को जगाती है, कहती है अंदर जाकर सो जाइए। श्रीपत वही पुराना गीत गुनगुनाते हैं, मथुरा में जाकर भूल गए कान्हा सब ब्रज की गलियों को। इंद्र नारायण अपने कमरे से बाहर आते हैं, ओमी से पूछते हैं श्रीपत आया था क्या, वो बताती है हाँ आए थे। तभी श्रीपत जी के सामने आ जाते हैं, पूछते हैं कब आए, तो श्रीपत कहता है हम यायावर, हम क्या बोले, कब हाथ बढ़े कब पाँव उठें। इंद्र नारायण कहते हैं सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। श्रीपत कहता है जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है। इंद्र नारायण अंजलि की फ़ोटो की ओर देखते हुए कहते हैं जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले। तो ये था अंजू दीदी नाटक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।